अन्नदाता, नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अरहर की फसल में हानिकारक कीटों का नियंत्रण। जाड़े के मौसम में मछली तालाब की देखरेख। अरहर की फसल पुष्पन और फलियों की अवस्था पर है और इस समय विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप फसल पर देखा जा रहा है, जो कि फसल की उत्पादकता में गिरावट लाते हैं। इसलिए समय रहते इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो किसान इसके लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर किरण कुमारी से। अरहर की खेती सामान्यतः खरीफ के मौसम में की जाती है एवं इसकी कटाई रबी मौसम में होती है। और सर्वप्रथम जो फली छेदक कीट है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। तो इसकी कैसे पहचान करेंगे? तो इसकी पहचान के लिए इसके जो माउथ वयस्क होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं और इसके जो अगले पंख हैं उनकी निचली सतह पर भूरे काले रंग की धब्बे होते हैं। इसी के समीप एक गोलाकार का काला धब्बा होता है। इसका जो लार्वा यानी इल्ली, जिसे पिल्लू भी कहते हैं, वो हरे रंग की होती है। ये जो पिल्लू होते हैं यही हानिकारक हैं। यही जो पौध हैं, फली हैं, उनको जो खाकर क्षति पहुंचाते हैं। ये जो फली होते हैं, अरहर की जो फली होते हैं उसमें शिशु कीट छेद कर उसमें घुसकर खाते हैं और जब ये इल्लियाँ बड़ी हो जाती हैं तब इनके आधा शरीर फली के अंदर होते हैं और आधा शरीर बाहर फली के लटका हुआ रहता है और इस तरह से वो फली को खाकर हानि पहुंचाते हैं। और ये जो है 30 से 40% तक की हानि अरहर को पहुंचाते हैं। यानी इनके प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। और इसके अलावा जो रासायनिक कीटनाशी है उनमें प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं या स्पाइनोसैड 45 EC का 1 ml प्रति 5 लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अरहर का जो अन्य कीट है वो है पॉड फ्लाई, जिसे फली मक्खी भी कहते हैं। ये जो है इसका वयस्क मक्खी होता है और यह मक्खी काले रंग की होती है और काफ़ी चमकीली भी होती है। ये मक्खियाँ जो हैं वो फलियों पर अंडे दे देती हैं और इन अंडों से शिशु निकलकर फलियों को शुरू में तो जो फलियों के छिलके होते हैं उनको खुरच कर खाती हैं और धीरे धीरे फिर वो फलियों के अंदर घुस जाती हैं और उसमें दानों को, जो हरे दाने होते हैं उनको खाती हैं। इसके शिशु जो हैं वो उजले रंग के होते हैं और जो इनके द्वारा खाए गए जो फलियों में दाने होते हैं, जो अध खाए दाने होते हैं, उन पर फफूंद या जीवाणु का भी आक्रमण हो जाता है, जिससे कि दाने सड़ जाते हैं और इस तरह से ये बिल्कुल ही खाने योग्य नहीं रह पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीटनाशी में इंडोक्साकार्ब 14.5 SC का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या प्रोफेनोफॉस 50 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूस कर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्य कीट है प्लूम मॉथ। ये भी भूरे रंग का होता है। ये वयस्क मॉथ होता है इसका, और इसके जो शिशु हैं, लार्वा, वो जो है वो हरे रंग का होता है, जिसका सिर जो है वो भूरे काले रंग का होता है और यह भी फलियों में छेद कर दानों को खाता है और जिससे कि जो फलियां होती हैं उन पर छेद दिखाई पड़ते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस 50 EC का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC का 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अपने राज्य में ठंड का दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य के जो किसान मछली पालन कर रहे हैं, उन्हें इस मौसम में मछली तालाबों की विशेष देखरेख करने की जरूरत है, नहीं तो मछलियों में कई प्रकार के रोग पनपने लगते हैं और उनकी बढ़वार धीमी हो जाती है।
कभी कभी तो सही देखरेख के अभाव में तालाब में मछलियां मरने लगती हैं। ऐसे में मछलियों को होने वाली बीमारियों से कैसे बचाएं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जाड़े के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है, हम जानते हैं कि मछली जो है वो असमतापी प्राणी है, तो उसका जो शरीर का तापक्रम है वो वातावरण के तापक्रम के हिसाब से रेगुलेट होता रहता है। अतः हमें इस मौसम में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम आप उसके आहार प्रबंधन पर ध्यान देंगे। मछलियों को इस समय 1 से 1.5% आहार देना चाहिए, वह भी सुबह और शाम 2 खुराक में बांट कर देना चाहिए। इसमें आप किसान बंधु सबसे ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर तापक्रम, पानी का तापक्रम अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है तो आप किसी भी प्रकार का पूरक आहार देना बंद कर देंगे, और उसके साथ साथ भी जो आप केमिकल यूज करते हैं उन केमिकल का प्रयोग भी बंद कर देंगे। अब आती है सब मछलियों को जो प्राकृतिक आहार को उपलब्ध कराने के लिए आप सर्वप्रथम 25 किलोग्राम सरसों की खली, 5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 किलोग्राम जो मिनरल मिक्सचर है उसको प्रति एकड़ के हिसाब से पानी में घोल कर दे सकते हैं। और जो आप मछलियों के में अभी सबसे जो पानी, अगर आप तालाब में पानी बदल पाते हैं तो उनके पानी बदल सकते हैं 10 से 20% प्रति सप्ताह या प्रति 15 दिनों के अंतराल पर। और पंगेसियस मछलियों के लिए थोड़ा सा पानी की गहराई अधिक रखने की आवश्यकता है। 7 से 8 फीट की गहराई अगर है तो आपको रोग व्याधि होने की संभावना भी कम रहती है और उनका विकास भी अच्छा रहता है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा तालाब है, तो आप छोटे से भाग पर आप तारपोलिन का या फिर पॉली बैग का इस तरह से भी आप एक हिस्सा 10% या 5% हिस्सा ढक दें, जिससे कि उसमें शीत का गिरना भी बंद हो जाएगा। और दूसरा कि उस भाग का तापक्रम शाम का समय है या रात के समय टेम्परेचर जो है अन्य भाग से ज़्यादा रहता है। इसके कारण सारी मछलियाँ उधर पलायन कर जाती है और उनमें मोर्टिलिटी की समस्या नहीं आ पाती है। जलीय वनस्पतियां मछली के शत्रु को आश्रय देती है। ये तालाब के ऑक्सीजन के संतुलन को प्रभावित करती है तथा जाल चलाने में बाधा उत्पन्न करती है। इनकी अधिकता से सूर्य की किरणें तालाब की तली तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे मछलियों की बाढ़ प्रभावित होती है। इसलिए मत्स्य पालन के जलीय वनस्पतियों को निकाल दे। 12 मासी तालाबों में अनेक प्रकार की मांसाहारी तथा अनचाही मछलियां रहती है। मांसाहारी मछलियां मत्स्य बीज को हानि पहुंचाती है, जबकि उनकी छोटी छोटी अनचाही मछलियां भोजन संबंधी स्पर्धा पर नुकसान पहुंचाती है, जिन्हें यदि संभव हो तो समय समय पर जाल चलाकर मांस भक्षी तथा अनचाही मछलियों को बाहर निकाल दें। अब आती है मछलियों को इस मौसम में अगर आप कार्प मछलियाँ हैं तो 2 बार जाल चलाकर महीने में देखिए। अगर पंगेसियस मछली है तो उसमें जाल चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जाल चलाने में असमर्थ हैं तो आप बॉटम रैकिंग कर सकते हैं, जिसमें कि 2 सिरे पर रस्सी बांधकर बीच में ईंट बांधकर तालाब के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलाया जाता है। इससे आपको विषैली गैसों से मुक्ति मिलेगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहले, इस मौसम में कुछ बीमारी आने की संभावना रहती है, जैसे लाल घाव वगैरह और कुछ अन्य बीमारियाँ भी। तो किसी भी केमिकल का प्रयोग आप बिना किसी मत्स्य विशेषज्ञ की सलाह के बिना ना करें। सावधानी के तौर पर आप 500 ग्राम सिफेक्स प्रति एकड़ के हिसाब से प्रति 1 मीटर की गहराई पर आप इसका व्यवहार कर सकते हैं। और साथ में खाद्य में आप नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप पूरक आहार दे रहे हैं तो उसमें विटामिन सी और थोड़ा सा नमक व्यवहार कर सकते हैं। विटामिन सी की मात्रा, विटामिन ई की मात्रा थोड़ा कम 1% के करीब रखें, और नमक भी जो है उसी अनुपात में रखें। मत्स्य बीज संचयन के 15 दिन पूर्व प्रारंभिक मात्रा 5000 किलोग्राम ताजा गोबर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए और दूसरे माह से प्रति माह 555 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। इससे वनस्पति पलवकों एवं जंतु पलवकों की उत्पत्ति होती है, जो मछलियों के लिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है, जिन्हें खाकर मछलियाँ तेजी से बढ़ती है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, अमोनिया की समस्या रहती है। तो अमोनिया के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए या उसके प्रभाव को नगण्य करने के लिए आप जो है किसी भी कंपनी का जियोलाइट और साथ ही साथ थोड़ा सा चूना का प्रयोग कर सकते हैं। जियोलाइट जो है आप प्रति एकड़ 3 से 4 kg प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर यूज कर सकते हैं, ये उत्तम रहेगा। और साथ अगर आपकी मछली में कुछ भी बीमारी आती है तो आप उसकी स्वयं चिकित्सा करने के बजाय किसी मत्स्य विशेषज्ञ या मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, मत्स्य वैज्ञानिक या जो मत्स्य कॉलेज है उनके प्राध्यापक की सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल प्रदेश में जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में पशुपालकों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस समय अधिकांश दुधारू पशुओं में अढ़ैया बुखार देखने को मिल रहा है, जिसका समय रहते उपचार करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर गुणानंद झा से। ये अरहिया बुखार को हम लोग 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, यानी ये बुखार का पीरियड जो होता है वो 3 दिन तक रहता है। ये वायरस के चलते होता है, ये विषाणु के चलते होता है, जिसमें मक्खी और ये कंप्लीट फ्लाइंग बाइट्स जो रहता है, मक्खी और इंसेक्ट सबके काटने से ये ट्रांसमिट होता है ये वायरस। एफेमरल फीवर जो है खास करके क्लोवेन फुटेड जो हुफ वाला है, जिसमें खुर होता है 2 भाग में बटा हुआ, जैसे भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, ये सब पशु में सबसे ज़्यादा ये बीमारी का प्रभाव देखा गया है। और ख़ास करके जो उत्पादन देने योग्य पशु है, जैसे दुधारू पशु है, दुधारू पशु में यदि ये बीमारी होता है तो उसका उत्पादन क्षमता एकदम नगण्य हो जाता है। इससे पशुपालक भाइयों को काफ़ी क्षति का भी सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा ये एफेमरल फीवर का समय अब आ चुका है, शरद ऋतु है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। इस मौसम में अक्सर नमी और अधिक रहता है और वातावरण में भी बदलाव होता रहता है, जिससे आमतौर पर इस मौसम में पशुओं में ज्यादा रोग फैलते हैं, जिनके लक्षणों को पहचान कर इनका समय पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसका वेक्टर ये कंप्लीट वायरल है, विषाणु जनित ये रोग है। इसका वेक्टर जो मक्खी है, इंसेक्ट सब है, उसके द्वारा एक पशु से दूसरे पशु पर कैरी करता है इस वायरस को और उसको फैलाता है। इसका मुख्य लक्षण है बाइफेजिक फीवर रहता है, जिसमें 2 तरह का बुखार रहता। प्रभावित पशु जिस पशु को ये बुखार हुआ है उसको 104 से लेकर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। शिवरिंग होते रहता है, शरीर में कंपकपी रहता है। इनएपिटेंस जिसको हम कहते हैं भूख कम लगना, वो रहता है। टीयरिंग, कभी कभी आँख से आंसू भी छूता है, दोनों आँख से आंसू भी चलता है। नेजल डिस्चार्ज रहता है, नाक से जो है म्यूकस से निकलते रहता है। ड्रूलिंग एक लक्षण है इसका, जिससे मुंह से भी टप 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 करके पानी चूता है। कफ रहता है, स्नीजिंग रहता है, यानी छींकने का रहता है टेंडेंसी। और इसमें पशु का क्षति बहुत कम होता है। इसका मुख्य उपचार है एनाल्जेसिक। हम लोग जितना अभी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी जो सूजन और तत्काल बुखार से राहत की दवा है उसी को देना है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव उतना कारगर नहीं है, चूँकि ये वायरल है। ज़्यादा प्रभावित होने के बाद ही हम एंटीबायोटिक का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और ये अपने आप 3 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 दिन के बाद पशु रिकवरी करने लगता है और पशु के स्वास्थ्य में सुधार आने लगता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशियों पर ज्यादा होता है। उनकी खुराक ठीक रहने पर उनके भीतर रोगों से बचाव करने की ताकत पैदा हो जाती है। इसलिए पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। बथान की सफाई परजीवी से फैलने वाले रोगों और छुती बीमारियों से मवेशियों का रक्षा करती है। इसलिए बथान की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से इसकी धुलाई जरूर करें। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग कर अन्य पशुओं को बीमार होने से बचा सकते हैं। इसके लिए खास करके जो पशु का जो शेड है, जो पशु का खटाल है, जहाँ पशु बांधते हैं वहाँ साफ सफाई रखें, मक्खी का प्रकोप न रहने दें, कीट पतंगों को
साफ सुथरा करते रहें ताकि कीट पतंग नहीं आए। कीटनाशक दवा का प्रयोग करते रहें जिससे वो लोग बाहर रहे। धुआं का, आग का धुआं का भी प्रयोग करने से मच्छर, मक्खी और विभिन्न तरह के कीटाणु भाग जाते हैं, तो धुआं का भी प्रयोग करें। यदि ज़्यादा मॉइस्चर है उसके शेड में तो चूना का भी छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि वहाँ कोई विषाणु या जीवाणु का उत्पत्ति ना हो। इसका रेस्ट, पशु को, जो पशु किसी काम में लाया जाता है उसके लिए रेस्ट सबसे अच्छा इलाज है इसका। और मुंह के द्वारा कोई चीज़ देने का प्रयास न करें इसमें पशुपालक भाई, क्योंकि मुंह में सूजन रहता है, छाला के भी चांस रहता है, जिससे मुंह में घायल हो जाने के बाद या पशु को दवा पिलाने के लिए जो प्रयोग होता है यंत्र जिसे काड़ी बोलते हैं, उसके द्वारा मुंह के छाला उखड़ जाने की भी ज़्यादा चांस रहेगा, जिससे कि पशु ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खा पाएगी। यही इसका मुख्य उपचार है। मवेशियों में फैलने वाले अधिकतर संक्रमण रोग स्थानीय होते हैं। ये बीमारियां एक बार जिस स्थान पर जिस समय पर फैलती है उसी स्थान पर और उसी समय पर बार बार फैला करती है। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों को टीका लगवाने का इंतजाम करना जरूरी है। टीका पशुपालक विभाग की ओर से उपलब्ध कराने पर नाम मात्र का शुल्क लगाया जाता है। इस प्रकार थोड़ी सावधानियां बरतकर पशुओं को गंभीर बीमारी की चपेट में आने से बचा सकते हैं और इनसे अधिक दूध उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रामपुर, जिला गुमला के कृषक मुकेश कुमार साहू ने। ये लोटनल पॉली हाउस में नर्सरी तैयार करने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश कुमार साहू जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। लो प्लास्टिक टनल एक ऐसी संरक्षित संरचना है जिसे मुख्य खेत में फसल की रोपाई के बाद प्रत्येक फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढककर बनाया जाता है। यह फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बनाई जाती है। यह तकनीक उत्तर भारत के उन मैदानों में सब्जियों की बेमौसमी खेती के लिए बहुत उपयोगी है जहां सर्दी के मौसम में रात का तापमान लगभग 40 से 60 दिनों तक 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। इसको बनाने का उद्देश्य हमारा होता है कि हम लोग जो गर्मा सब्जी की खेती करते हैं, विशेषकर हमारा जो लत्तर वर्गीय सब्जी होती है, लौकी, कद्दू, करेला, नेनुआ, तोरई, इसका किसान भाई हमारे फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में बुआई करते हैं। तो उस समय जब तापक्रम आता है तो बीजों का जमा हो जाता है और इनका उत्पादन होते होते किसान भाइयों को अंतिम जुलाई के समय में जब बरसात पकड़ा जाता है तो काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए और अगेती फसल के लिए लो कास्ट पॉलीटनल किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें हम जो अर्धचंद्राकार सुरंग बना करके, जिसमें हम सफ़ेद पारदर्शी प्लास्टिक से ऊपर की तरफ से ढक देते हैं पूरी तरीके से और किनारे किनारे से उसको मिट्टी से हम दबा देते हैं। ऐसी संरचना बनाने के लिए सबसे पहले ड्रिप सिंचाई की सुविधा युक्त खेत में जमीन से ऊंची हुई क्यारियां उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाई जाती हैं। इसके बाद क्यारियों के बीच में एक ड्रिप लाइन बिछा दें। क्यारी के ऊपर 2 मिलीमीटर मोटे जंगरोधी लोहे के तारों या पतले व्यास के पाइपों को मोड़कर हुप्स या फिर घेरे इस प्रकार बनाते हैं कि इसके 2 सिरों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और मध्य से ऊंचाई भी 50 से 60 सेंटीमीटर रहे। तारों के बीच की दूरी 1.5 से 2 मीटर रहनी चाहिए। उसमें जो सब्जी का पौधा तैयार करते हैं, सब्जी का पौधा तैयार करने के लिए हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे आती है उसमें हम कंपोस्ट का मिश्रण बना करके उसमें 1-1 के अनुपात में गोबर का सड़ा हुआ खाद, मिट्टी और उसके बाद हल्का सा जो है बालू मिला करके अगर हम तैयार करते हैं उसमें हम 1-1 बीजों की बुआई करते हैं। और दूसरा बात कि इसमें हम अगर हम प्रो ट्रे नहीं मिल पा रहा तो पॉलीथीन की जो छोटी छोटी थैलियाँ आती हैं उसमें हम बीजों का बुआई करते हैं। और बीजों का बुआई करने के बाद उस टनल के अंदर हम रख देते हैं और पूरी तरीके से हम अगर कवर कर देते हैं तो जो बाहर का जो तापक्रम होता है उससे अंदर का तापक्रम 7 से लेकर के 12-13 डिग्री तक बढ़ जाता है। और बीज का जमाव के बाद हम जब किसान भाई सीधे हम बीज लगाते हैं मार्च में
फरवरी लास्ट में, तो उस समय हम सीधे तौर पे पौध लगाते हैं, तो उनका अर्ली उत्पादन भी हमारा 30 से 35 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो वह उत्पादन को बाजार में दे करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्थानीय स्तर पे हम बांस की उपलब्धता होती है, और जो प्लास्टिक का सीट होता है उस प्लास्टिक को सीट हम बाजार से मंगा करके हम लगा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार मौसम ठीक होने पर तापमान को ध्यान में रखते हुए टनल की प्लास्टिक को फरवरी के अंत से मार्च के प्रथम सप्ताह में पूरी तरह से हटा दिया जाता है। इस समय तक फसल काफी बढ़ चुकी होती है और कुछ फसलों में तो फल बनना भी शुरू हो चुका होता है। यह तकनीक उत्तर भारत के समस्त मैदानों तथा खासकर बड़े शहरों के आसपास सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। तो इस प्रकार से पॉलीटनल का उपयोग किसानों को करना चाहिए, और इससे जो है काफ़ी किसान को लाभ भी मिल रहा है, और बहुत सारे किसान हमारे कर रहे हैं। जो पाला पड़ता है उससे टेम्परेचर जब डाउन होता है तो क्वालिटी पौधा हमारा नहीं हो पाता है। अगर क्वालिटी पौधा रहेगा तो हमारा उत्पादन भी अच्छा देगा, इसलिए पॉलीटनल, वो भी पॉलीटनल लगा करके सब्जी का पौधा तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पॉलीटनल की छोटे किसान और मध्यम किसान हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।